हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज पहला क्लास मैं लेने जा रहा हूं जीएसटी का, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आज मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, क्या क्या पढ़ने हैं मैं वो डिस्कस करूंगा, कौन सा पेपर है, कोर पेपर है, और साथ में कुछ इंट्रोडक्शन भी दूंगा। और ये फिर डेली, जैसा अकाउंट का क्लास अभी डेली चल रहा है वैसे ही जीएसटी का भी क्लास डेली चलेगा। जीएसटी आज के डेट में आप इसी से समझ लो कि हर जगह जो है आपको देखेंगे, आपको सिर्फ जीएसटी 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 दिखाई देगा। तो आप ये इनकम टैक्स से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। अब दवा खरीदने जाओ तो जीएसटी, कपड़े खरीदने जाओ तो जीएसटी, होटल में खाना खाने जाओ तो जीएसटी। तो भैया जीएसटी है क्या, ठीक है, क्यों लाया गया, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द इंट्रोड्यूस ऑफ दिस एक्ट, क्या क्या रूल्स हैं जीएसटी में, रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, कौन सी कंपनी को, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, कौन से बिजनेस को इसका रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है, किसको नहीं है। तो ये सारी बातें जो है मैं इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वाले क्लास में मैं आपके साथ करूंगा। कैसे रजिस्ट्रेशंस होते हैं, कितने पे टैक्स देते हैं, क्या पेमेंट क्या होता है। तो मैं यूं बोलूं कि सेमेस्टर थर्ड में जो मैंने आपको टैक्स पढ़ाया था, जो इनकम टैक्स पढ़ाया था, वो उसी का एडवांस पार्ट, एक पार्ट मैंने आपको, मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा अभी। तो कुछ एक डायरेक्ट टैक्स की बातें करा था पहला क्लास में, और एक इनडायरेक्ट टैक्स की बातें करा था। तो आपका डायरेक्ट टैक्स तो मैंने वहां पे करा दिया था। अब जो मैं बात करूंगा वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा मैं। तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको क्लास में जो है मेरे लिंक शेयर करने से पहले ही जो है आपको वो वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाए और आप उस क्लास का बेनिफिट ले सके। दूसरी सबसे बड़ी बात, वैसे विद्यार्थी जो ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है मारवाड़ी कॉलेज के, वो विद्यार्थी जो है, वैसे विद्यार्थी को ये लिंक जो है आप ही शेयर करेंगे। आपका कुछ पर्सनल ग्रुप होगा, फ्रेंड ग्रुप होगा, या फिर आपका कॉलेज का बच्चों लोग कुछ अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं जिसमें टीचर्स को नहीं रखते, कुछ अपना पर्सनल, कभी होमवर्क, कभी कुछ डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को ये बेनिफिट मिल सके और सब जो है इस पैंडेमिक पीरियड में जो एक अच्छे से क्लास का यूटिलाइजेशन कर सके। जो मोटो से मैं पढ़ा रहा हूं वो मोटो जो है हमारा पूरा हो, और क्लास के टाइम जो है आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको लगेगा भी कि हाँ हम क्लास में हैं, प्रेजेंट हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है, आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, क्या कहते कहते वो फिर कभी आता नहीं है और वीडियो पे वीडियो वो बढ़ते जाता है और फिर आपको एक ही दिन देखने में सब हेटिक हो जाता है। तो इसलिए आप क्लास के टाइम देखेंगे। मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता हूं वो ड्यूरिंग क्लास पीरियड अपलोड करता हूं, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान ले कि हमारा सिलेबस में क्या क्या है। पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस में हमारे पास क्या क्या पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा इसमें। तो पेपर का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये नाम है, ठीक है, ये नाम है। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर ले कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है।
तो सिलेबस के लिए मैं एक बात बता दूं आपको, ऐसे तो मैंने शेयर कर रखा है लेकिन मैं फिर भी एक बात बता दूं, टोटल आपके पास 11 यूनिट्स है। टोटल आपके कितने यूनिट्स हो गए? तो 11 यूनिट्स है आपका टोटल। छोटा छोटा यूनिट्स है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होगा। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका कम था लेकिन मोटी किताब है, इसमें देखो ये छोटी सी पतली सी किताब है। पहला यूनिट जो है, यूनिट 1 जो है, ये आपका ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है, कैसे अप्लाई होता है, इसके नियम कानून क्या है, इसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिफरेंसेस है जीएसटी का अदर इनडायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, क्यों लाया गया, ये सारे आपको पहला यूनिट में है। मतलब पहला यूनिट अगर मैं बोलूं तो कंप्लीट थ्योरी की बातें होगी। यूनिट 2, लेकिन मैंने जो पढ़ाने का जो मेरा जो स्टाइल है, आपको पता है कि मैं प्रैक्टिकल थ्योरी को भी मैं प्रैक्टिकल वे में समझा देता हूं, तो ये इस वजह से आपको ये इंटरेस्टिंग पेपर लगेगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, जब भी आप इंटरव्यू कहीं फेस करने जाते हैं तो टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीएसटी नहीं पूछा, वो इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स नहीं पूछे जाते, वो जीएसटी पूछे जाते हैं। क्या होता है ना, जो करंट वाला चीज जो होता है वो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जीएसटी पूछे जाएंगे, ना कि अदर केस अदर वेज में पूछे जाएंगे, तो दूसरे यूनिट्स। ठीक है, देन ए रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट यूनिट ही है पूरा रजिस्ट्रेशन। ये भी थ्योरी है लेकिन ये तो 100% मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेकर कि ये कंपनी, वो कंपनी, इसकी कंपनी टर्न, मतलब वो फोटो डायग्रामेटिक वे में मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद रहे। है थ्योरी लेकिन मैं डायग्रामेटिक वे में पढ़ाऊंगा। तो रीजन क्या होता है ना कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराने पड़ते हैं। जैसे एक बात बता रहा हूं कि आप जब जन्म लिए होंगे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ा होगा, मतलब आपने एक रजिस्ट्रेशन कराया। आधार कार्ड्स में इनरोलमेंट कराने पड़े होंगे, मतलब आपने फिर से एक रजिस्ट्रेशन कराया। पैन कार्ड बनाया तो एक आप आईडी बनाते जा रहे हो अपना। उसी तरह कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं जीएसटी के, तब तो वो उस दायरे पे आएगा, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों कराने पड़ते हैं, क्या रीजन है, कैसे कराने पड़ते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या इसका रिमूवल, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा लिया है एक बार उसके बाद फिर उसको हटाना चाहता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप उसको नहीं हटा सकते हो, हटा सकते हो, वाइंडिंग अप कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज मैं इसमें कवर अप कराऊंगा। देन इसके बाद यूनिट थर्ड जो है ये आपका है डिटर्मिनेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई। जब ये आपका लगभग प्रैक्टिकल है, जब हम गुड्स की बातें करते हैं या फिर हम उसका वो जीएसटी पे इंक्लूड है, तो उसको जब हम गुड्स को सप्लाई करते हैं तो उसका क्या वैल्यू है, या उसको कब हम किस समय पे सप्लाई करने से हमको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, गुड्स का जो ट्रांजैक्शंस है वो कैसे होते हैं, ठीक है ना, सर्विसेज इसका कैसे दिया जाता है, या इस टाइप के और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको मैं इस टॉपिक में कवर अप कराऊंगा। ये तो हो गया 3 यूनिट का बात खत्म। अब मैं बातें करता हूं थोड़ा सा नेक्स्ट यूनिट का। यूनिट 4 जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो समझ में आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कहां पे सप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक ना, इंटरस्टेट करेंगे। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई ये नहीं कि आप किस जगह में बैठ करके कर रहे हैं, नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जैसे कोलकाता में है तो वेस्ट बंगाल है वो,
तो वेस्ट बंगाल बंगाल जो है, गुड्स जो है वेस्ट बंगाल का गुड्स वेस्ट बंगाल में ही रह रहा है, इंट्रा स्टेट बोलते हैं। या तो वेस्ट बंगाल से वो झारखंड आ रहा है, इंटर स्टेट बोलते हैं। या तो फिर वो कोई कंस्टिट्यूएंट्स में जा रहा है, जैसे दिल्ली में जा रहा है, पौंडीचेरी में जा रहा है, तो ये सब जगह में जा रहा है, दमन एंड दीव में जा रहा है, या फिर अदर कंट्री में जा रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है, मतलब आप कहां पे सप्लाई करोगे गुड्स का। मूवमेंट क्या है, आप शिप में मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, क्या चीज में कर रहे हैं, या फिर उस गुड्स का असेंबल्ड आपने कैसे किया था, इस पर पे भी निर्भर करता है। तो ये भी आपका थ्योरी है, ये थ्योरी है। यूनिट 5, यूनिट 5 जो है ये आपका, ये कंप्लीट जो है थ्योरी भी बोल सकता हूं मैं इसको, और साथ में इस ये भी थ्योरी है, लेवी ऑफ एंड एग्जम्पशंस ऑफ टैक्स। ये छोटा सा टॉपिक, एकदम छोटा चैप्टर, एक दिन में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। जीएसटी किस पे चार्ज किए जाते हैं और किस पे चार्ज नहीं किए जाते हैं, हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जम्पशंस किसको मिलता है, छूट किसको मिलता है। मेरी एक छोटी सी पान दुकान है, क्या हमको जीएसटी देना पड़ेगा। मेरी एक कपड़े की दुकान है बड़ी सी होलसेल, क्या हमको जीएसटी देना पड़ेगा। लीकर शॉप है मेरा, दारू दुकान है, क्या हमको जीएसटी देना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है किस पे लेवी ऑफ मतलब किस पे चार्ज किए जाते हैं और किस पे छूट मिलता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 6 जो है, यूनिट 6 जो है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तो भैया पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये मैं बस ये बता दूं, आपके बिहाफ में अगर किसी थर्ड पार्टी ने टैक्स दिया है तो आप जब पूरा 100% टैक्स दोगे तो आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मतलब क्या, कि उतना कट करके, जैसे मान ले तो एक टैक्स का कीमत 100 रुपया था, आपसे पहले वाले कस्टमर ने ऑलरेडी 100 रुपया पेमेंट कर दिया है, और आपके पास जब वो गुड्स आया तो आप गवर्नमेंट को 120 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 100 रुपया उसने भी दिया था, आपने भी दिया, तो कैश कैडिंग इफेक्ट हुआ कि नहीं। आपका टैक्स का जो अमाउंट बनता था वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया बनता था, तो आपने 100 रुपया ज्यादा दे दिया, तो 100 रुपया जो है आपको वो वापस मिलेगा। उसी को बोलते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब हमको कब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेंगे और कब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेंगे, ये हमारा 100% प्रैक्टिकल चैप्टर है। नेक्स्ट है यूनिट 7। लेकिन एक बात बता दूं, ये सब चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। जब तक आपने थ्योरी नहीं कवर अप कराया तब तक आपको प्रैक्टिकल कहां से समझ में आएगा, है ना। देन इसके बाद आपका देन TDS on GST, tax deducted at goods and services tax, and TCS, tax collection at sources। ठीक है, TDS मतलब tax deducted at sources, TCS कहने का मतलब tax collections on sources on GST। ये दोनों जो है आपका प्रैक्टिकल पेपर है यूनिट 8। यूनिट 8 में जो है वो आपका पेमेंट ऑफ टैक्स है। नहीं 9 ही यूनिट है, गलती कर दिया मैं, 11 नहीं है 9 है। पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का पेमेंट कैसे करते हैं, ये छोटा सा है। एंड देन यूनिट 9, बस लास्ट यूनिट 9 है, गलती से मैंने 11 लिख दिया था। रिटर्न्स फाइल आप कैसे करते हो जीएसटी का, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कंप्यूटर से इसको बता दूंगा आपको। दूसरा रिफंड कैसे करते हैं, जैसे अगर आपका रिटर्न है, रिफंड है, या ऑडिट है, या असेसमेंट है ना, ऑडिट एंड असेसमेंट। तो ये सारे चीज जो है आपके सारे के सारे चीज जो है आपको कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। रिटर्न एंड ये वाला लास्ट क्या है ना, रिटर्न्स मतलब वापस करना नहीं होता है।
आपका जब एक व्यापार है, आपका एक बिजनेस है, तो आपने वो बिजनेस में जब पूरे साल भर ट्रांजैक्शन किया होगा, तो वो ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट को दिखाने पड़ते हैं कि हाँ भैया देख लो मैंने ये पूरे ट्रांजैक्शन किए हैं। और उसी ट्रांजैक्शंस, उसी को जो गवर्नमेंट के पास आप डॉक्यूमेंट जो फर्निश्ड करते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। ठीक है ना, रिटर्न फाइल करना। तो रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपने कुछ टैक्स ज्यादा दे दिया है तो रिफंड होता है, अगर टैक्स कम दिया है तो आपका, ये सारी चीजें जो है यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलिए, तो ये तो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ बुक्स के बारे में। देखो, दो बुक है। पहला तो एसबीपीडी पब्लिकेशंस की बुक है, जिसके ऑथर जो है एसबीपीडी पब्लिकेशंस का ऑथर है सीए अनूप मोदी, दूसरे ऑथर है इसके सीए महेश गुप्ता, और तीसरे ऑथर है सीए निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता, ये है एसबीपीडी पब्लिकेशन की बुक। अगर आप मेरा मानो तो मैं तो यही बुक को सजेस्ट करूंगा, अच्छी बुक है। दूसरा है एसएम शुक्ला, ये सॉरी साहित्य भवन की, इसका ऑथर का नाम नहीं पता मेरे को, साहित्य भवन, साहित्य भवन की बुक आती है, ये भी काफी अच्छी बुक है। तो आप चाहे दोनों में से जिसको ले ले, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपका ये बुक भी चलेगा, ये बुक भी चलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे मानो तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एसबीपीडी पब्लिकेशन की, क्योंकि ये अच्छी किताब है। चलिए, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं आज के क्लास में। बहुत ज्यादा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अकाउंट का क्लास ऑलरेडी आज लंबा चल रखा है। तो टैक्स का क्लास में थोड़ा छोटा करूंगा, क्योंकि फिर पता चलेगा कि एक ही दिन में बच्चे बोर हो गए हैं। तो टैक्स का क्लास जो है मैं बहुत लंबा नहीं करने जा रहा हूं, बहुत छोटा करने जा रहा हूं। सबसे पहले आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चलता होगा, व्हाई टैक्स? टैक्स का जरूरत क्या है? पहला क्वेश्चन, मैं जीएसटी की बातें तो करूंगा ही, मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि वाई जीएसटी, वाई टैक्स? टैक्स क्यों जरूरत, जीएसटी नहीं, टैक्स क्यों जरूरत है? तो एक बात बता दूं, मैं एक बात बता दूं, चलो मैं टैक्स को भूल जाओ फिलहाल। ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड समझते हैं आप? तो हाँ सर, हाउस होल्ड कौन नहीं समझता है, ठीक है ना। ये घर है, इस घर में बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर हैं, है ना, बहुत सारे मेंबर, और ये सारे का एक पर्सन मुखिया है। ये मुखिया जी नाम ही है, चलो इसका मुखिया भी है और मुखिया जी भी नाम है ना। ये पर्सन जो है ये पूरे घर को संभालता है, कंट्रोल करता है। आपके घर में भी होंगे, हो सकता है ये मुखिया जी आपके दादाजी होंगे, फादर होंगे, अंकल होंगे, व्हाटएवर। तो अब होता क्या है, ये घर में दो तरह के लोग होते हैं।
एक तो एम्प्लॉयड लोग होते हैं, वैसे लोग जो जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, और एक जो है डिपेंडेंट लोग होते हैं जो उस पर निर्भर करते हैं, या अनएम्प्लॉयड बोल सकता हूं मैं इसको, डिपेंडेंट ना बोलो, मैं अनएम्प्लॉयड ही बोलता हूं। वैसे लोग जो घर में रहते हैं और घर की काम करते हैं। देखो अनएम्प्लॉयड तो कोई होते नहीं है बाबू, एक बात बता दूं, अगर आप बोलते हो कि घर में रह करके लोग जो है अनएम्प्लॉयड कुछ नहीं करता है, तो घर में रह जाओ और 1 महीने का काम कर लो, फिर पता चल जाएगा वो लोग क्या करते हैं। तो लेकिन भी मैं बता दूं, एक वैसे जिसको पैसे कमाते हैं और एक घर में जो है अपना फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे खाना बनाने का काम, या फिर कुछ छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं आते हैं, या जो भी है, ठीक है, इस टाइप के लोग जो हैं घर में हैं। तो मेरे को एक बात बताना, मान लेता हूं सपोज मैं घेरा लगा रहा हूं, 1 पर्सन, 2 पर्सन और ये 3 पर्सन, ये तीनों पर्सन कमाने वाले हैं। बाकी 5 लोग देखो, 1 2 3 4 5 लोग, मतलब टोटल फैमिली मेंबर 9 है मुखिया को लेकर के, जिसमें से 4 लोग कमाने वाले, मुखिया भी तो कमाएगा, और 5 लोग जो है वो कमाते नहीं है, वो बच्चे हैं या महिला है घर की, या फिर वो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो कमाते नहीं है। तो मुखिया का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये पैसा जो इसने कमाया ये सारे लोग ये मुखिया को देते हैं। ये हम घर की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ पैसे अपने पास रख लेते हैं, 100% नहीं देते, लेकिन कुछ तो शेयर करते हैं। अब शेयर करते हैं तो मुखिया वो पैसे को क्या अपना कपड़ा खरीदता है, अपना गाड़ी खरीदता है, या अपने नाम पे जमीन खरीदता है? नहीं, मुखिया अगर सही मुखिया है तो वो पैसे को वो जो है वो यूटिलाइज कराएगा अपने फैमिली में। सपोज ये बच्चे का स्कूल फी देना है तो वो स्कूल फी देगा, वो बच्चा बूढ़े का दवा लाना है, बुजुर्ग का दवा लाना है तो वो बुजुर्ग का दवा देगा, ला देगा। कहीं पे राशन खत्म हो गए वो ला देगा, कोई फेस्टिवल में, मतलब ये सारे काम जो है वही पैसे से किए जाते जो इसने कंट्रीब्यूट किया है मुखिया के साथ। इज इट क्लियर? ये बंदा जो कंट्रीब्यूट किया मुखिया के साथ। और एक बात बताओ, अगर मान ले तो सपोज ये पैसा अपने पास रहता है, ये अपने पास रहता है, ये अपने पास रहता है, तो बेचारा क्या ये छोटा बच्चा पढ़ पाता घर में? नहीं पढ़ पाता। तो क्या ये फैमिली स्किल्ड हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि ये तीनों ने अपने पास पैसे रख लिए। तो भैया ना घर में एक चेयर है बैठने के लिए, ना बाइक है, ना कुछ है, ये तो पैसे दबा के रखे हुए, निकालने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मेरे को एक बात बताओ, घर में क्या एजुकेशन हो पाएगा? नहीं। हेल्थ खराब हो गया तो बाद में फिर बोझा किसके ऊपर पड़ेगा? मुखिया के पास। किसके ऊपर पड़ेगा बोझ? जो है उस ये चीज का भार जो है वो मुखिया के पास पड़ेगा। क्योंकि अगर आज की डेट में आप किसी को ना पढ़ाओ तो वो अनपढ़ रहेगा, तो सोच लो उसको कितना आगे समस्या होगा, ना टेक्नोलॉजी कर पाएगा कुछ। क्योंकि आज के डेट में जो हमारे दादाजी लोग हैं वो लोग मोबाइल यूज हम लोगों ने उनको कराना सिखाया, किसी तरह वो व्हाट्सएप चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, वो वीडियो कॉल कर लेते हैं, इतना तो उनको हम लोगों ने सिखाया। शायद आपने भी सिखाया होगा अपने घर के फैमिली मेंबर, सीनियर मेंबर। तो मेरे को एक बात बताना, अगर ये पैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते तो क्या इसका फैमिली एजुकेट हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये करना क्या वॉलेंट्री है? मतलब क्या ये अपना इच्छा से जब देना मन होगा देगा, जब देना मन होगा नहीं देगा? नहीं, ये कंपल्सन है। कंपल्सन मतलब ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। देखो वॉलेंट्री कहने का मतलब क्या होता है कि हमको अपने इच्छा से, हमको आज देने का मन करा है हम देंगे, कल देने का मन नहीं किया है हम नहीं देंगे। लेकिन ये वॉलेंट्री नहीं है, ये कंपल्सन है। भैया ट्यूशन फी तो हर महीने आपको देने ही पड़ेंगे, पेपर का जो चार्ज देने पड़ेंगे, दूध का जो चार्ज है वो देने पड़ेंगे, तो ये सारे चीज तो आपको देने पड़ेंगे, ये निश्चित है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। आई बात समझ? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कंपल्सन है। अब यही चीज को, ये होता है घर में, यही चीज को मैं टैक्स के रूप में बता रहा हूं। मुखिया जी जो है हमारे भारत सरकार, मुखिया कौन? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुखिया कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां पे कौन है? सिविलियन, हम लोग, पीपल, आम जनता, पब्लिक, आम जनता।
अब यही एग्जाम्पल को ब्रॉड कर लो, बड़ा कर लो, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने कंट्री को सही करने हैं, रोड बनाने हैं, सड़क बनाने हैं, एजुकेटेड करने। एक बात बताओ मेरे को, सबके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सर पोलियो का ड्रॉप फ्री में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? हाँ सर, चलो ठीक है, पोलियो की ड्रॉप की ऐसी की तैसी भूल जाओ, वो पुरानी बातें हो गई, पुराना पद्धति हो गया वो। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड को लेकर के, तो आंसर इज यस। बताना वैक्सीनेशन क्या गवर्नमेंट आपसे कोई चार्ज कर रही है? नहीं, बस जाइए वैक्सीनेशन सेंटर में, आधार कार्ड से इनरोल करा लीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, उसमें एक मैसेज आएगा और जाकर के आप वैक्सीन ले लीजिए। और मैं फिर से अपील कर रहा हूं, जब वैक्सीनेशन की बात आई तो जो बच्चे 18+ हो चुके हैं, जो अब तक वैक्सीन नहीं ले रखे हैं, वो जाकर के वैक्सीन ले ले, ठीक है ना। मैंने भी लिया है, मेरा अब तो सेकेंड डोज भी मैं ले लूंगा कुछ दिन में, तो मैंने भी ले रखा है, फर्स्ट डोज मैंने भी ले रखा है, तो आप सभी लोग ले ले। जो अफवाहें होती है कि नहीं वैक्सीन लेने से ये समस्या होती है, वो समस्या होती है, कुछ नहीं होता, बस 48 आवर्स जो है आपको थोड़े से बॉडी को रेस्ट देने पड़ेंगे। तो ऐसे भी लॉकडाउन में तो भैया आप रेस्ट में ही बैठे हो, घर भी बैठे हो, ठीक ना, कौन सा पहाड़ धंसने वाला काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप वैक्सीनेशन ले ले। तो खैर वो अलग बात है। बताना वैक्सीनेशन गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी को प्रोवाइड करा रही है, वही कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वो वैक्सीनेशन का आपका 1500 रुपया, 1200 रुपया, कुछ ऐसे वट एवर दी अमाउंट, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ही चार्ज कर रहा है, शायद 1200 या 1500 कुछ चार्ज कर रहा है एक वैक्सीन का। और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर रखा है कि मैं 100% में 25% जो है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बेच दूंगा और 75% जो है मैं फ्री में दूंगा। इसके पीछे का रीजन है कुछ, ठीक है, वो बाद में रीजन मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे को एक बात बताना, अगर मतलब ये क्या हुआ ना, एक तरह से इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि गवर्नमेंट पे भी अनावश्यक बोझ ना पड़े, और 25% को अगर बेचेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उतने पे आ जाएगा, तो हम उतना ही बेचेंगे। अगर हम मान लेते हो 100 में 25% बेचेंगे तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएंगे, और कुछ सब्सिडीज मिला जुला करके हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, हेल्थ सेस है, एजुकेशन, ये हेल्थ सेस है, तो वो सब मिला जुला करके हो जाएगा। तो चलो ठीक है, हम कुछ तो कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये वजह से 25% जो है गवर्नमेंट सोल्ड आउट कर दे रही है प्राइवेट हॉस्पिटल को, और वो फिर आपसे चार्ज करते हैं अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रज्ञा केंद्र हो गए, ब्लॉक ऑफिस हो गए, सदर हो गए, बहुत सारे, जैसे वुमेन्स कॉलेज में बहुत दिन तक टीकाकरण हुआ था रांची में, या फिर आपका SS मेमोरियल में टीकाकरण हुआ था, मारवाड़ी कॉलेज में शायद नहीं हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद मारवाड़ी कॉलेज में टीकाकरण नहीं हुआ था क्योंकि उसके बगल में ही हो रहा था, इस वजह से हर जगह जो है नहीं हो रहा था ये। तो एक बात बताना, इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है? एक बात बताओ, अगर आज के डेट में किसी को कोविड हो जाए और वो डेथ कर जाए, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, आपने देखा होगा इस बार कोविड जो सेकेंड फेज जब आया तो बहुत सारे जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, डेथ कर गए। नुकसान किसको हुआ? नुकसान जो है कंट्री को हुआ, देश को हुआ। जैसे घर में कोई सदस्य जो है मरने से वो घर का बैकग्राउंड जो है, वो बैकबोन जो है वो खत्म हो जाता है, नींव हिल जाता है, उसी तरह देश में एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है अगर वो डेथ कर जाए तो देश का इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। तो अगर हमको उसको बचाना है तो हमें आज जो है अगर 2 रुपया इन्वेस्ट करके वो चीज बच जाए, 2 रुपया इन्वेस्ट करके अगर 2 लाख हमारा बचे तो बेटर है ना 2 रुपया इन्वेस्ट कर दो। पोलियो में भी कुछ वैसे ही, अगर मान लेते हो सपोज अपंग है, आप अपाहिज हो जाते हैं, तो आप सोच लो कितना प्रॉब्लम होगा। जैसे एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे रखा है कि भाई जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो लोगों को जॉब में रिजर्वेशन देगा। एक बात बताइए मेरे को, प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल बातें, क्या दिव्यांग पर्सन जो है एक फिट पर्सन के जैसा काम कर पाता है? तो आंसर इज नो। लेकिन जब हम जॉब की बातें करते हैं तो सैलरी तो दोनों का सेम होता है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो है वो दिव्यांग पर्सन के वजह से गवर्नमेंट को एक भार मिला हुआ है कि भैया हाँ, अब नहीं भी करेगा तो वो देश की प्रतिष्ठा की बात हो जाती है
कि अगर दिव्यांग को नहीं देखेगा तो भैया उसको नहीं देखेगा तो उसको कौन देखेगा। तो प्रतिष्ठा की बात होती है तो देखना तो मैंडेटरी है, लेकिन इससे आपका बोझ बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इसको पहले ही रोक लें। तो रोक ले कैसे? पोलियो ड्रॉप पिला दे। पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए पैसे अगर हम लेंगे तो बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं जो पैसे नहीं दे पाएंगे तो वो कहां से पोलियो लेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई चलो फ्री ले लो। और आज के डेट में आप देखोगे भारत जो है वो पोलियो फ्री कंट्री बनने की ओर में है। झारखंड तो बन चुका है। तो ये सारी बातें जो थी ये आपका एक लोग ये था, एक बेनिफिशियरी था कि आप क्यों कंट्रीब्यूशन लेते, क्यों टैक्स लेते। क्योंकि आपको ये मुखिया को जो है आपको अपना देश चलाना है। और जो कमाने वाले पर्सन है, जैसे आपको मान लेता हूं सपोज स्कॉलरशिप मिलता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा टैक्स से आएगा। वो पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वाई टैक्स, क्यों टैक्स चार्ज किया जाता है, इसका आंसर मैंने आपको दिया। ठीक है, इसका आंसर दिया। अब देखो एक बात बता रहा हूं, टैक्स जो है मैंने दो तरह का डिस्कस किया था। टैक्स जो है वो मैंने दो तरह का डिस्कस किया था। एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, देखो एक बात बता दो, आपको ये ध्यान लग आ रहा होगा कि सर मैं तो टैक्स देता ही नहीं हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो कमाता ही नहीं हूं, तो मैं टैक्स कहां से दूंगा। एक बात बता दूं, जब से आप इस धरती में आए हो ना, मतलब जब से आपका जन्म हुआ है उसी दिन से आप टैक्स देना शुरू कर दिया। और जब आप मरोगे ना उस दिन भी टैक्स देकर के ही मरोगे। अब बोलोगे सर इतना बड़ी बात आपने कैसे कर दिया। एक बात बताओ, जब आप जन्म लेते हैं तो इंजेक्शन पड़ता है आपको, जन्म लेते के साथ एक इंजेक्शन बच्चों को, आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे जन्म लिए होंगे तो जैसे बच्चा जन्म लिया कि नहीं फट से एक इंजेक्शन डालो, टीकाकरण जिसको बोलते हैं। नॉर्मल भी बच्चा है तो, अगर हॉस्पिटल में जन्म लिया तब तो अलग बात है, नॉर्मल भी बच्चा तब भी उसको टीकाकरण किए जाते हैं। बताना, जन्म लेते के साथ जो है टीकाकरण किया गया और वो टीकाकरण को मार्केट से जब खरीद करके लाया गया तो उसके डब्बा में लिखा हुआ था MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। बताना टैक्स आपने दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया। जब आप मर रहे थे तो आपके ऊपर कफन को डाला गया। वो अलग बात है कि हेमंत सोरेन ने बोल रखा है कि कोविड से जो मरेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में कफन दिया जाएगा। अगर आपको वो फ्री में ना मिले, आप खुद से परचेस करे हो, तो मेरे को एक बात बताना, दुकान में जब आप जाओगे तो कफन में भी तो MRP इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा रहेगा। तो भैया जब से हम धरती में पैदा होते हैं ना और जब तक मरते हैं तब तक हम टैक्स देते हैं। जाने अनजाने में आपने अभी तक में 1 लाख 2 लाख रुपया तो टैक्स आपने दे दिया होगा सरकार को। तो ये मत बोलना कभी कि सर हम जब कमाते हैं तभी टैक्स देंगे, जब नहीं कमाते हैं तो टैक्स नहीं देंगे। सब लोग टैक्स देता है, सब लोग टैक्स देता है। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, ये सारे टैक्स होते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, गिफ्ट टैक्स को इनकम टैक्स में ले दिया गया है और वेल्थ टैक्स भी जो है वो इनकम टैक्स में ले दिया गया है। तो ये फिलहाल हटा दिया गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में दो तरह के टैक्स हैं, जीएसटी है जिसका नाम अभी मैंने लिया था, और कस्टम लॉ है। अच्छा, कस्टम लॉ, एक बात मैं बता दूं, कस्टम लॉ को कस्टम ड्यूटीज भी बोला जाता है और साथ में कहीं कहीं एक्साइज ड्यूटी भी लगते हैं। एक्साइज ड्यूटी ये अभी पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया है। कहीं पे स्टेट चार्ज करता है तो कहीं पे सेंट्रल चार्ज करता है।
एक बात बता दूं मैं, ये टैक्स जो है ये सेंट्रल चार्ज करता है, लेकिन ये टैक्स जो है वो आपका स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर के चार्ज करते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी जो है कहीं पे स्टेट चार्ज किया, कहीं पे सेंट्रल चार्ज किया, कहीं पे दोनों मिलकर के चार्ज किया। तो कुछ स्टेट में चार्ज हुए, कुछ में नहीं हुए। तो ये इसलिए अभी मैंने अलग से लिख रखा है, बट ये है अभी स्टिल, अभी ये है जीएसटी। तो भैया ये तो आज के डेट में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, कस्टम लॉ भी है, दोनों है। इनकम टैक्स जो होते हैं ना, इनकम टैक्स जो होते हैं वो आपके किसी पर्सन पे चार्ज किए जाते हैं। ध्यान से सुनना, मतलब रईस आदमी पे चार्ज किया जाएगा, गरीब आदमी पे चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आप रईस हो तो ये आपका चार्ज किया जाता है ऑन पर्सन। किस पे चार्ज किया जाता है? पर्सन पे चार्ज किया जाता है। याद करिए, मैंने आपको इससे पहले के क्लास में समझाया था, जब सेमेस्टर 3 की कक्षाएं में ले रहा था, क्लास ले रहा था, तो मैंने वहां पे बता रखा था पर्सन में इंडिविजुअल आ जाते हैं, एचयूएफ आ जाते हैं, फॉर्म आ जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी आ जाता है, एओपी आ जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ जाता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ जाता है। तो 7 तरह के मैंने पर्सन्स को समझाया था, एक्सप्लेन करा था। तो यहां पे एक ही फंडा था, लेकिन जिसका जितना इनकम वो उतना टैक्स देगा। मतलब ये पर्सन पे चार्ज किया जाता है तो अमीर आदमी पे ज्यादा चार्ज किए जाएंगे, गरीब आदमी पे कम चार्ज किए जाएंगे। तो इसलिए इस टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जिस जैसे आप प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे आपको टैक्स मिलेगा। यहां पे लोगों का रिएक्शन डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली मतलब समझ में आया? अरे सर माथा पकड़ लिया, इतना टैक्स मैंने इस बार दे दिया। ये रिएक्शन होता है यहां पे, ये रिएक्शन होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये चार्ज होते हैं, चार्ज ऑन प्रोडक्ट पे। किस पे चार्ज होता है बताना? प्रोडक्ट पे चार्ज होता है एंड गुड सर्विसेज पे चार्ज होता है। जैसे कपड़े पे हो गया, या फिर आपका कोई घड़ी हो गया, कोई भी प्रोडक्ट्स, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। सर्विसेज, होटल में आप जाते हो वहां पे सर्विस मिलता है आपको, बस में जाते हो वहां पे सर्विस मिलता है, कहीं पे फ्लाइट से जा रहे हो वहां पे सर्विस मिल रहा है। तो ये सारे जो है सर्विसेज में चार्ज किस पे किए जाते हैं? प्रोडक्ट और सर्विस। यहां पे अमीर आदमी और गरीब आदमी नहीं देखा जाता है। कहने का मतलब अगर कोई ब्रेड लिया है 100 रुपए का, 100 रुपए में 10 रुपए अगर टैक्स है, तो अमीर आदमी भी वो ब्रेड को खाएगा तो भी 10 रुपया देगा, गरीब आदमी भी खाएगा तो भी 10 रुपया देगा। लेकिन दोनों में मजेदार बात यह है कि दोनों का कोई एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। सर एक्सप्रेशन वर्ड क्या है? थोड़ा सा और इलेबरेट करो। एक बात बता रहा हूं बच्चा, मैं सुन लो। एक फैमिली था जिसके ना 4 बेटे थे, मान लेता हूं 4 बेटे थे। चारों बेटा ने कुछ गलती करा, कोई भी गलती किया होगा। अब क्या हुआ ना, चारों बेटे ने जब गलती किया तो उसके पापा ने चारों को बुलाया और पहला बेटा को या तड़ाक से, वो बेटा चुपचाप सोचा कि भाई गलती किया हूं मैं, बाबूजी ने हाथ छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट टाइम से गलती ना करूंगा। वो साइलेंट मोड में था, कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरे बेटा को बुलाया और उसको भी दिया एक ताड़। अब क्या हुआ, वो बॉडी लैंग्वेज जैसे पहले बेटा ने ऐसे किया था, दूसरे बेटा ने ये ऐसे किया। हल्का सा वो नजर से नजर मिला, हल्का सा अपने बाबूजी के साथ। अब तीसरा बेटा जो है उसको भी उसके पापा ने ये ताक दिया जोर से। अब वो जो है पूरा गुस्सा से लाल, आंख लाल कर लिया, नजर से नजर मिला लिया और ये ऐसी इस टाइप से एक्सप्रेशन दिया। चौथे पे आप समझ सकते हो कि चौथे ने क्या किया होगा, एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चौथा जो बेटा है ना, वही है आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है भाई, मेरे पॉकेट से इतना टैक्स चला गया, ये है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब पहला बेटा जो शांत है,
अरे भाई ठीक है ना, जाओ, गलती करा था मैंने, मिल गया, ठीक है ना, पनिशमेंट मिल गया, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट टाइम से ये गलती ना। एकदम शालीन है, शांत है। आप होटल में जाते हो, कभी आप अफसोस जताए कि आज होटल में मैंने 1000 रुपए का खाना खाया जिसमें से 100 रुपया टैक्स दे दिया? कभी भी आप ये चीज जताए? तो नहीं जताया। हाँ, एक आध जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो भी बूढ़ा बुजुर्ग, जो मार्केट में जो मुखिया उखिया होते हैं, वो लोग चाहते नहीं, क्या रेस्टोरेंट में खाना खाना है, चलो उतना में तो मैं घर में मंगा लूंगा। लेकिन बच्चे लोग जो है पिज्जा ऑर्डर करेंगे, हाँ, डोमिनोज में कॉल करके पिज्जा ऑर्डर करेंगे। बताना, एक पिज्जा 100 रुपए का आता है, उसमें टैक्स देते हैं आप 30 रुपया, 130 रुपया हो गया। मार्केट में वही पिज्जा खाओगे तो आपको 30 रुपया में पिज्जा मिलेगा। मतलब जितना सरकार को दोगे उतना में आप वो पिज्जा खा लोगे, मतलब जितना डोमिनोज में, क्योंकि वहां पे हाई रेट होते हैं, ये भी ज्यादा होते हैं। बाहर भी खाओगे तो टैक्स तो देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन कम टैक्स देना पड़ेगा, बात ये है। तो आपका कभी आपने पिज्जा खाते वक्त आपने ये सोचा कि भैया आज हम टैक्स इतना गवर्नमेंट को दिए? नहीं, आप सोचते हैं कि हम तो डोमिनोज को 130 रुपया दिए और ये पिज्जा को मुंह में डाला और ढकार मारा, रात में एकदम चद्दर ओढ़ करके सो गए, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, पहला बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। और चौथा जो था, जो एक्सप्रेशन, मैंने उसका एक्सप्रेशन बताया नहीं, बट आप श्योर है कि उसका एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स। ये जो है एग्रेसिव टैक्स होते हैं, ये जैसे प्रोग्रेसिव होते हैं ना, तो ये एग्रेसिव होते हैं। अब ये मत बोल देना कि सर चौथा बेटा तो एग्रेसिव था तो वो तो यहाँ पे है, नहीं, एग्रेसिव मतलब होता है सबको एक समान। मतलब यहाँ पे प्रोग्रेसिव मतलब क्या, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे टैक्स का रेट होगा, और इसका वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहां तक हमें लगता है आपको समझ में आया होगा आज के डेट में। तो ये आपका मैंने आपको एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आज के क्लास में स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा डिस्कसमेंट नहीं करा है। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो है आऊंगा आपके साथ, और नेक्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन जो है प्रॉपर चैनल के तहत, प्रॉपर क्लास के तहत जो है मैं डायरेक्ट जीएसटी पे बात करूंगा। ओके, थैंक यू।